नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्ट स्टडी गुरु चैनल पर। आज हम भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक ऐसी बहुउद्देशीय महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ने वाले हैं। यह पुस्तक प्रामाणिक है। इस पुस्तक का नाम आपके स्क्रीन पर दिखाई दिया है, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, जो लिखी है डॉक्टर रीता प्रताप द्वारा। कला के हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस या DSSB या नेट इत्यादि का हो या कला विषय के इंटरव्यू का हो, दोनों स्थितियों में अभ्यर्थी लाभान्वित होता है। यह पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और आवश्यक सूचना आपको देना चाहता हूँ। किसी भी स्टेट के आयोग के एग्ज़ाम में कुछ प्रश्नों में गलतियाँ होती हैं, उसके समाधान एवं प्रत्यावेदन के लिए अर्थात करेक्शन करने के लिए आप इस प्रामाणिक पुस्तक का रेफरेंस देकर अपनी मार्क्स को सही कर सकते हैं। जो कि आप देख पा रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, एकदम से प्रामाणिक पुस्तक है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जबकि YouTube के कुछ सोर्सों से आपको मैटर तो उपलब्ध हो जाता है कला विषय के ऊपर, लेकिन उसका प्रामाणिक सोर्स न उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्थी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इस महत्वपूर्ण पुस्तक के साथ, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और साथ ही साथ अभ्यर्थी रटने के बजाय सीधे कॉन्सेप्ट समझकर परीक्षा में उम्दा परिणाम ला सकता है। इस पुस्तक की कुछ विशेषताएं आप इस वीडियो में समझेंगे और आप इसको मार्केट से जरूर परचेस करिएगा। आप इसमें देख रहे हैं लेखक डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्वाचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हाईलाइट किया हुआ है 29वां संस्करण 2018 का है। अभी 1100 प्रतियां बन चुकी हैं। मूल्य इसका 315 रुपये मात्र रखा गया है। आगे बढ़ते हैं इस विषय सूची में आप जैसे देख पा रहे हैं, खंड 1 में क्रम संख्या 1 में विषय प्रवेश, इसमें कला का अर्थ, कला के प्रकार, कला की अवधारणाएं, भारतीय कला और संस्कृति का परंपरा संबंध, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, अंतः प्रकृति से अंकन, कल्पना, प्रतीकात्मकता, आदर्शवादिता इत्यादि हैं। दूसरे क्रम में हम देखें आदिकाल की चित्रकला, चित्रकला का उद्गम, चित्रकला की परिभाषा, मानव की उत्पत्ति, बहुत सारी इसमें जानकारी दी गई है। इसी तरह से हम इसमें क्रम संख्या 3 में चलते हैं। बौद्ध काल की चित्रकला है, समय दिया हुआ है 50 ईस्वी से 700 ईस्वी तक, यानी कि बौद्ध कला का उद्गम, बौद्ध कला के प्रमुख केंद्र, देव शैली, यक्ष शैली इत्यादि इत्यादि। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, या इस वीडियो में अगर जो कुछ छूटता है, आगे क्रम के वीडियो हम YouTube में अपने इस चैनल पे डालते रहेंगे। आप उसको वहाँ से इस वीडियो में जो मैटर है, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए और नोट्स अपने बनाते चलिए, या मार्केट से आपको उपलब्ध हो जाती है तो आप मार्केट से परचेस करके इस पुस्तक से अपने करियर को बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चौथे क्रम में मध्यकाल की चित्रकला है, जिसमें समय दिया गया है 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। पूर्व पीठिका पालशाली का नामांकन, बंगाल के पट, पालशाली के सचिव पोथियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूरी की पूरी बुक आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बुक में क्या क्या है जो आपको नहीं मिल रही थी। 5वें क्रम में जैसे हम देख पा रहे हैं, मुगल काल की चित्रकला है, आदि स्रोत है, ईरानी शैली क्या है, ईरानी कला की विशेषताएं क्या है, और ईरानी और मुगल शैली में तुलना, यानी कि आप बारीकी से बारीकी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं या इससे ऊपर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट्स में उपलब्ध हैं। उनको भी मैं आपको किसी न किसी वीडियो में जरूर बताऊँगा कि कौन कौन सी बुक इसके अलावा इम्पोर्टेंट है, प्रामाणिक है। अभी फिलहाल रीता प्रताप की बुक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब बाबर, हुमायूं का कला प्रेम, अकबर का कला प्रेम, ये पूरा यहाँ पे आपको मुगल काल की चित्रकला का विवरण देखने को मिलेगा, जो कि इस प्रकार से।
दोस्तों छठवें क्रम पे हम देख पा रहे हैं राजस्थान चित्रकला। हर एक क्रम में, हर एक खंड में जितने भी सारे हमारे यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आपको इस बुक को अच्छे से पढ़ना है तो तभी जाके कुछ इसमें आप एग्जाम में कर पाएंगे। राजस्थान चित्रकला 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक विवरण यहाँ पे दिया गया है। इसमें उद्भव एवं विकास, नामांकन हो गया, राजस्थान की शैलियाँ एवं उपशैलियाँ, मेवाड़ शैली की चित्रों की विशेषता, इसके अंतर्गत देवगढ़ शैली इत्यादि इत्यादि आप इसमें देख सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको सिर्फ इसका इंडेक्स दिखाई देगा। सातवें क्रम में हम देख पा रहे हैं कि पहाड़ी चित्रकला, जिसमें समय दिया है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। पहाड़ी शैली, गुलेर की चित्रकला, गुलेर शैली की विशेषता, कांगड़ा इत्यादि हम पढ़ने वाले हैं आगे। 8वां संस्करण में आप देख पा रहे हैं कि आधुनिक चित्रकला में 1800 ईस्वी से वर्तमान तक का जो समय है वो आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आता है। शुरुआत की हम बात करें तंजौर शैली, आपसे परिचित होंगे मैसूर शैली, उसके बाद उड़ीसा के परिचित, उसके बाद काली घाट या बाजार शैली चित्र, पटना या कंपनी शैली। ये सारे क्वेश्चन हाँ इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि। और इस बुक से आप इस बुक को अगर ठीक से पढ़ते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता नहीं है, वन लाइनर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है आगे क्वेश्चनों पे, वैसे ही आप अपनी बुक परचेज की है उसमें कर सकते हैं, या आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो आप इस वीडियो से नोट्स निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे खंड 1 का ये पूरा था। खंड 1 में हमारे पास क्रम 8 तक था, और अब हम खंड 2 पढ़ रहे हैं। तो खंड 2 में आप जैसे देख पा रहे हैं मूर्तिकला का हमारे पास आ जाता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इस पुस्तक का नाम है भारतीय चित्रकला। तो चित्रकला हमने पढ़ा खंड 1 में, ठीक है, जो कि क्रम नंबर हमारे 8 तक था, आधुनिक चित्रकला तक। अब यहाँ पे हम खंड नंबर 2 यानी कि मूर्तिकला के ऊपर हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। मूर्तिकला में आपका सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जो समय यहाँ पे दिया गया है 1700 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक कला का प्रारंभ हो गया। पूर्व मौर्यकालीन कला अवशेष, मौर्यकालीन कला लगभग 323 से 875 इससे पूर्व, अशोक के शिला स्तंभ, यह अशोक का शिला स्तंभ आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं ये सारे टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता से। हर कोई भी एग्जाम हो ये बुक्स आपको हेल्पफुल होगी, आपके बहुत अच्छे यहाँ पे आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चित्रकला और मूर्तिकला का यहाँ पे समावेश हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, विषय वस्तु आप देख चुके हैं। चित्रकला मूर्तिकला में ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में नहीं हो पाती हैं तो हम आगे इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और आप जरूर रिस्पॉन्स कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा आप जैसे भी आप चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। विषय प्रवेश में हम पहुँच चुके हैं। चित्रकला का इतिहास अब यहाँ पे ये लिख रहा है, तो कह रहा है कि उतना ही पुराना कहा जा सकता है जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। चित्रकला बहुत पुरानी है। सत्य तो यह है कि चित्र बनाने की प्रवृत्ति सर्वदा से हमारे पूर्वजों में विद्यमान रही है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आँख खोली उस समय से ही उसने अपनी मूक भावनाओं को अपनी तुलिका द्वारा टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर अभिव्यक्त किया। बहुत सही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि जब मूक भावनाएं होती, कोई भाषा नहीं होती थी, तो एक दूसरे को संदेश पहुंचाने में या समझाने के लिए ही चित्रकला या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का वहाँ पे निर्माण किया गया है। और अब बहुत सारे स्टेट में वहाँ की सरकारें कह रही हैं कि ये कोई विषय नहीं है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इंसान की जो उत्पत्ति हुई है और उसमें जो वो संदेश आदान प्रदान या अपनी मनोभावों को व्यक्त करता था वो चित्रकला के ही माध्यम से ही करता था, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। मानव की अगर हम बात करें, मानव के विकास की अगर हम बात करें, जो आज हम मॉडर्न बने हुए हैं उसका एक ही कारण है, जो हमारे पास जो टेक्निकल्स इक्विपमेंट्स हैं, जो हम 4G 5G यूज़ कर रहे हैं अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को आदान प्रदान करने में। अगर हम बात करें इसके सोर्स की, ये कहाँ से हुआ, तो ये है चित्रकला से ही ये सारी चीजें निकली हैं। कम्युनिकेशंस मॉडर्न की शुरुआत हुई है चित्रकला। टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृति के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर अभिव्यक्त किया। उसके जीवन की कोमलता, भावनाएं एवं संघर्षमय जीवन का सजीव झांकियां उसकी तत्कालीन कलाकृतियों में आज भी सुरक्षित है। आप देख सकते हैं भीमबेटका में देखिए, आप पंचमढ़ी में देखिए, आप या जो आप जहां मर्जी आप वहां देखिए, अल्तिमीरा में देखिए, आप तो हर जगह आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जो इस चैनल को पहले से देख रहे हैं, जो पहले से स्टडी किए हुए हैं, तो उनको पता होगा कि ये बहुत प्राचीन हमारे पास
एक धरोहर है जो अभी भी सुरक्षित है और उनके हम शैलचित्र देख सकते हैं। भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है और जो विषय आज चल रहे हैं उनका तो अस्तित्व था ही नहीं। चित्रकला का अस्तित्व तो प्रागैतिहासिक काल से ही, इसको समझना चाहिए, इस विषय को इम्पोर्टेंस होना चाहिए। आप जो भी कला के अध्यापक बनेंगे आप इस चित्रकला विषय के सम्मान में कार्य करें, इससे बड़ी जीत कुछ और हो नहीं सकती है। साथ ही साथ जो जो मानव ने विकास किया, भारत में यह कला भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती रही। वस्तुतः भारतीय चित्रकला की प्रधानता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है तथा विश्व में उसकी एक विशिष्ट पहचान है। पूरे विश्व में और उसकी प्रधानता को विद्वानों ने स्वीकार किया है, लेकिन गवर्नमेंट इसको स्वीकारती नहीं है। हो सकता है विद्वानों से ज़्यादा विद्वान हो। अगर इसमें अनचाही आपको बातें लग रही हैं तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। टोटली आपका यहाँ से, इस वीडियो से आपके काम की चीज़ निकलनी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। कला का अर्थ के अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला आर्ट कहलाते हैं। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कला क्या है, कला का अर्थ क्या है। तो आपको सिर्फ इतनी सी याद लाइन को देखना है कि मनुष्य की रचना, चाहे वो आपकी स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो या चित्रकला हो, कुछ भी बनाता है, उसके जीवन में आनंद अगर लेता, अगर प्रदान करता तो वो कला है। भारतीय कला दर्शन है, शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। अब देखो, कला का शब्द ऋग्वेद में हुआ है यथा कला यथा सफ नाम से, मध्य श्रण स नियमिति। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि भरत मुनि ने यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसमें किया है, तो नाट्यशास्त्र में। या दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि नाट्यशास्त्र कौन सी शताब्दी का है, तो आपके नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपको प्रथम शताब्दी में करना है। क्योंकि साथ ही साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि क्या, तो ये सारी चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए, नोट डाउन भी करते जाइए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं। न तंजनाम न तक्षिलम सविधा न साकला, तो ये नाट्यशास्त्र का है। कभी कभी एग्जाम में श्लोक देख के किस उसमें लिखा हुआ है, नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है या जय मंगला में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ऑप्शन देंगे तो आपको नाट्यशास्त्र यहाँ पे टिक करना है। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विधा नहीं जो कला न हो। इसका अर्थ हुआ भरत मुनि ज्ञान, शिल्प और विधा से भी अलग कला का क्या अभिप्राय ग्रहण करते थे, यह कहना कठिन है। अनुमानों यह लगता है कि भारत के द्वारा प्रयुक्त कला शब्द यहाँ ललित कला के निकट है और शिल्प शायद उपयोगी कला। तो इस प्रकार से लिखा है उन्होंने। कला के लिए हमारे यहाँ कला उन सारी जानकारियों व क्रियाओं को कहते हैं जिसमें थोड़ी सी भी चतुराई की आवश्यकता होती है, उसे हम कला कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो नए अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी या पीजीटी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास है। इस पुस्तक को आप जरूर खरीदिएगा। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस वीडियो से आप काफ़ी अच्छी जानकारी निकाल सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कला किस भाषा का शब्द है, बहुत बार आ चुका है। चाहे उत्तराखंड LT हो या यूपी TGT PGT हो या DSB, कोई भी एग्ज़ाम है, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है और कई बार पूछा जाता है, तो इसकी संभावना बनी रहती है। तो कला किस भाषा का शब्द है, कला संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। इसकी उत्पत्ति की बात करें, कल धातु से मानी जाती है। तो कभी कभी उत्पत्ति की बात भी होती है, तो इस को आपको कल धातु टिक करना है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति क धातु से मानते हैं। क का मतलब सुखम, लाती इति कलम, क आनंद लाती इति कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ माने जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग अनेकार्थों में हुआ है, जिसमें प्रमुख किसी वस्तु का 16वां भाग, समय का एक भाग, किसी भी कार्य के करने में अपेक्षित चातुर्य कर्म आदि विशेषता उल्लेखनीय है। भरत मुनि से पूर्व कला शब्द का प्रयोग काव्य को छोड़कर दूसरे सभी प्रकार के चातुर्य कर्म के लिए होता था। तो यानी कि भरत मुनि ने इसमें काव्य को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो जो भी चातुर्य क्रम है, जिसमें भी चतुराई है, वो पहले क्या होता था, कला के अंतर्गत वो गिना जाता था। इस चातुर्य कर्म के लिए विशेष शब्द शिल्प होता था, जो कि आज हम कला का यूज ललित कला के लिए यूज़ कर रहे हैं।
तो उस समय शिल्प का यूज होता था। जीवन से संबंधित कोई भी उपयोगी व्यापार ऐसा न था जिसकी गणना शिल्प में न हो। तो कला का अर्थ सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल से था। कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण, यानी कि पाश्चात्य जो दृष्टिकोण था भी कुछ इसी प्रकार है कि अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा गया है, फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम और आर्ट्स से कला को व्यक्त किया गया है। इसके अर्थ वे ही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल धातु अर के हैं। अर का अर्थ होता है दोस्तों बनाना, पैदा करना, रचना करना। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, जितना है आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इन अर्थों के अंतर्गत कुछ सुखद, सुंदर एवं मधुर सृजन है। कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है, अतः कला का अर्थ है शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर व सुखद सृजन रूप। दूसरे शब्दों में सत्यम एवं सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम कला का परिभाषा की बात करें, सत्यम एवं सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है जो उसकी संपूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंस में जैसे निकलेगा आपको अवगत कराया जा रहा है। अब यहाँ पे हम कला के प्रकार की बात करें तो कला के कई प्रकार होते हैं। इन प्रकारों का परिगणन भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है। तो कहने का मतलब है, जिस यहाँ पे साफ लिखा है, जैसे कि वास्तुकला या स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण अगर बनाना यहाँ पे आ जाता है या भवन निर्माण वाली बात आ रही है, या ऐसे शिल्प है जैसे दुर्ग, प्रसाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे, हार्ड सरफेस के, तो वो वास्तुकला के अंतर्गत आती है, यानी कि स्थापत्य कला या वास्तुकला। दूसरा है मूर्तिकला, यानी जिसमें पत्थर या धातु की छोटी छोटी बड़ी मूर्तियां होती हैं, तो इसी के नाम से आ जाता है मूर्तिकला। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं चित्रकला। तो भवन की भित्तियों, जो भित्तियां होती हैं भवन की, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र पे या भोजपत्र पे या कागज पर अगर हम चित्रकला का निर्माण करते हैं, चित्रकला वहाँ पे हम करते हैं, तो चित्रकला के अंतर्गत आता है। यानी किसी सरफेस पे हमें बनाना होता है, चाहे भित्तियों पे हो, दीवारों पे हो या छत पे हो, ठीक है। तो ये अगला है मृद भांड कला। मिट्टी के बर्तन को हम उस पे जो चित्रकारी होती है या जो बर्तन जो बनाए जाते हैं, तो वो मृद भांड कला होती है। वहाँ पे कुछ अनोखा होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, तो उस कला को हम रखते हैं मृद भांड कला के अंतर्गत। मुद्रा कला नाम से ही जाहिर है, सिक्के या मोहरों पे की गई कला, मोहनजोदड़ो में आपने देखी होगी। कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार जाना जाता है। जैसे प्रस्तर कला, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां, यानी कि पत्थर से जितनी भी सारी चीज, पत्थरों को आप प्रस्तर से आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। कला की भाषा में पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियों को प्रस्तर कला, प्रस्तर यानी पत्थर। अपना विकास किया संस्कृति भूत भविष्य वर्तमान में प्रवाहित होने वाली एक अजस्त्र धारा है। मन, कर्म, वचन में मानवीय व्यक्तित्व के 3 गुण हैं। इन्हीं तीनों गुणों के परिणाम स्वरूप विभिन्न संरचनाएं होती हैं। धर्म, दर्शन, साहित्य एवं अध्यात्म आदि ये मन की सृष्टि है। तो अभी हम इसके अंतर्गत हम आगे देखेंगे। कला के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, इसमें मूर्तिकला भी इसमें हमें मालूम है मूर्तिकला के विषय में। हाँ, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं उत्कीर्ण कला अथवा भास्कर्य कला। देखो, उत्कीर्ण जिसमें पत्थर, चट्टान या कोई धातु है या कोई कास्ट है लकड़ी के फलक पर, यानी कि उसके सरफेस पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। तो यानी कि उत्कीर्ण करना मतलब उसको काटना, काट के उसको क्या करना, इनग्रेविंग करना, काट के उसके ऊपर किसी रूप का निर्माण करना। जैसे लकड़ी के आपने बहुत सारे वो देखे होंगे,
कास्ट वहाँ पे देखा होगा, काश्तकारी बहुत अच्छी की रहती है, चाहे वो डेकोरेशन के लिए हो या कोई डुअर पे होता है। तो ये कास्ट का धातु पे आपने बहुत सारे डिज़ाइन देखे हैं। पत्थर पे भी बहुत सारे उत्कीर्णन वहाँ पे होता है, चाहे वो पत्थर को उत्कीर्णन करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो कहलाती है भास्कर कला या उत्कीर्ण कला। इस चपटे फलक का पृष्ठभाग सपाट रहता है, यानी कि आपको मूर्ति बहुत सारे आपने मंदिरों में देखा होगा, पत्थर होते हैं उसके सामने उत्कीर्ण किया जाता है, लेकिन उसके पीछे सपाट रहता है, सिर्फ सामने वाला सरफेस ही उसमें चित्र बनाया रहता है या लिखा रहता है, या फिर इसे दोनों ओर से उकेर कर दो अलग अलग मूर्ति फलक बना दिए जाते हैं, तो उसको हम उत्कीर्ण करते हैं। किसी भवन या मंदिर की दीवार, समझ रहे हैं आप, स्तंभ हो गया, या भीतरी छत पर उत्कीर्ण यानी कि बनाना, खुरूज के बनाना। मूर्तियों का केवल अग्रभाग ही दिखाई देता है, यद्यपि गहराई से उकेर कर उन्हें जीवंत बना दिया जाता है, उनमें जान आ जाती है। सिक्कों की आकृतियों में देखा होगा, इसी कोटि की होती है, इनग्रेविंग हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखा होगा आपने, सिक्के थे, इनग्रेविंग का उदाहरण है। इनग्रेविंग यानी कि उत्कीर्णन का है, जो कि इसमें आधी आकृतियां बनाई जाती है असंभव होती है, इसलिए इस अर्धचित्र भी कहा जाता है। तो अर्धचित्र बेस रिलीफ, उभरी हुई आकृति होती है जो, उसको कहा जाता है इनग्रेविंग यानी कि उत्कीर्ण। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें हाई रिलीफ। हाई रिलीफ इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उबार आए और जीवंत हो सके, तो हाई रिलीफ अधिक गहराई में। ठीक है, लो रिलीफ इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। तो हाई रिलीफ ज़्यादा गहराई और लो कम यानी कि कम गहराई। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कला की अवधारणाएं। देखो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अवधारणा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। विद्वान एवं कला मर्मज्ञों ने कला को जिस प्रकार परिभाषित किया है उससे प्राय ललित कला ही ध्वनित होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है। तो एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है, कोटेशन दिया रहता है, प्लेटो ने यहाँ पे, प्लेटो क्या मानता है कला को, या कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा था। तो ध्यान रखिए, प्लेटो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। प्लेटो का और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और क्रोचे, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको वैसे ही सबको से याद रखना है, उतना मुश्किल नहीं है। कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो ने कहा। अरस्तु इसे अनुकरण कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ अनुकरण आप याद रखना है, अरस्तु। हीगल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। क्रोचे की दृष्टि से कला ब्रह प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉल्स्टॉय की दृष्टि में क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में वही भाव जागृत कर दे कला है। जो बनाना चाहता है कला, उसके अंदर भी जो देखने वाला है उसको वही मैसेज जाना चाहिए जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, वही उसके अंदर वही भाव उत्पन्न होना चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ पे टॉल्स्टॉय ने कही है। और फ्राइड कहते हैं, फ्राइड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। और हार्बर्ट रीड कहते हैं अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं। टैगोर जी के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है, यानी कि अपने अंतर्मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप कला के माध्यम से दर्शाओ। तो यहाँ टैगोर जी इस चीज़ का समर्थन करते हैं। प्रसाद जी के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। सबने बहुत सुंदर बात लिखी हुई है अपने अपने स्टाइल में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है उसको कला की संज्ञा दी जाती है। पीएन चॉयल कहते हैं के अनुसार कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। दोस्तों आगे चलते हैं, हर एक चीज आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, धैर्य बना के रखिए। जितना हो सके आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे वो चीज़ें थोड़ी डल हो जाती हैं। तो रिवीजन जो पढ़ रहे हैं उसको जरूर रिवीजन, ताकि एग्जाम के टाइम पे वो चीज़ें आपको ब्लर ना लगे। तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए।
अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक कला में कलाओं का वर्गीकरण 2 बिंदुओं पर किया गया है। तो अभी हम बीच में बात कर रहे थे ललित कला की, उपयोगी कला की। अब देख लेते हैं इसमें। उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होती है, ठीक। दूसरा है ललित कला। ललित कला सौंदर्य प्रदान होती है। ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, अतः ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। तो यहाँ पे कहा है कि जो ललित है वो वेस्टर्न की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं मानी है। तो दोस्तों अभी तक आप ललित कला समझ रहे थे, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे थे ललित कला है क्या चीज, इसके अंदर है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट अब जाके आपका पूरा हो रहा है। तो मैं पहले ही खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, जैसे चल रहा है उसी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ललित कला आप समझ में आ गया है। इसके अंतर्गत क्या है, 5 मानी जाती हैं। इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं वहाँ पे कि ललित कला कितनी है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी है। तो उसके लिए भी आप इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर 5 कलाएं मानी जाती हैं और किस किस विद्वानों की देन है, पाश्चात्य विद्वानों की। तो 5 कौन से, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। तो ये होगी आपकी ललित कला, ठीक है। और उपयोगी कला में क्या था, मानव समाज के लिए उपयोगी होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, केवल उपयोगी होती है, ठीक है। इसमें कैटेगराइज नहीं है, इसमें कैटेगराइज है। इनमें काव्य कला अर्थ प्रदान, संगीत कला ध्वनि प्रदान। काव्य कला अर्थ प्रदान, कोई अर्थ होता है उसका ना, संगीत कला तो ध्वनि होती है उसमें, और अन्य कलाएं रूप प्रदान। यानी कि जो अन्य कलाएं हैं, चाहे वो स्थापत्य है, मूर्ति कला, चित्रकला है, तो इसमें क्या होती है, रूप प्रदान है, यानी कि रूप का निर्माण होता है। स्वाभाविक बात है, समझ पा रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य अनुभूति को व्यक्त करने के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग मानव पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आया है, और इन माध्यमों में कला एक विशिष्ट माध्यम है। कला की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भारत अत्यंत समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है, ठीक है। भारत ही ऐसा गढ़ है जो बहुत सारे वैभवशाली रहा है, बहुत सारे केंद्र, प्राचीन केंद्र यहाँ पे हैं, और पूरा जो इंडेक्स मैंने शुरू से दिखाया था आपको वो सब भारत में ही है। तो इस प्रकार से भारत एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली रहा कि नहीं रहा। कला के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला तथा हस्तकला प्रमुख है, और सभी कलाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारत के जनजीवन में न केवल प्रागैतिहासिक युग से बल्कि वर्तमान में भी इनका विशेष महत्व दृष्टिगोचर होता है। अब आगे हम देखते हैं इसमें, संस्कृति से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो समाज के एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। अतः के.एम. मुंशी के अनुसार हमारे रहन सहन के पीछे जो मानसिक अवस्था, मानसिक प्रवृत्ति है, जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्त करना है, वही संस्कृति। तो संस्कृत की डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको मिल चुकी है। अगर कभी इंटरव्यू में संस्कृत की बात आई तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और इसके विषय में थोड़ा डिटेल है। संस्कृति के आंतरिक और बाह्य 2 पक्ष होते हैं, एक दृश्य और श्रव्य कलाएं, ठीक है। तो आगे हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के बाद हम बात करें तो यह सर्वविदित है कि भारतीय चित्रकला एवं अन्य कलाएं दूसरे देशों की कलाओं से भिन्न है, डिफरेंट है, बिल्कुल है। और भारतीय कलाओं की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो अन्य देशों की कला से इसे पृथक कर देती है। तो भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या है, इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता पहली विशेषता है जो अन्य देशों से इसको भिन्न बनाती है, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ ही हुआ है। तो बहुत अच्छी बात देखी है कि विश्व में जितने भी कलाएं हैं उसका जन्म धर्म के साथ ही हुआ है, यानी कि धर्म और साथ साथ कला चल रही है। कला के उद्भव धर्म का बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि कला के उद्भव में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। आगे आप पढ़ेंगे वेस्टर्न में, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, अभी हमारी कड़ी चल रही है। तो धर्म के साथ ही क्या है, कला चल रही है, और कला के उद्भव में, कला के विकास में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। धर्म ने ही कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाया है। राष्ट्र जीवन के ही समान भारतीय कला का स्वरूप भी मुख्यतः धर्म प्रधान ही है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में के चित्रसूत्र में कहा है, देखो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, उसके चित्रसूत्र में कहा है, ये आप श्लोक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में श्लोक पूछा जाता है और किस पुराण में है, तो आपको ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण करना है।
कलानां प्रवरम चित्र धर्म का मोक्षदम मंगल्यम प्रथम चैद्रग्रहे यत्र प्रतिष्ठितम। तो यह है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर आता है चित्रसूत्र। तो उसका श्लोक है ये, आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं। अजंता बाग आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन हुआ है। देखो ऊपर हमने कहा कि जो चित्रकला है या कला है उसके उद्भव के लिए क्या है, धर्म का बहुत बड़ा हाथ है, यानी बहुत बड़ा योगदान है। अजंता में आप जाओगे, महाराष्ट्र में है, बाग है, मध्य प्रदेश आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान, तो वहां पे बौद्धों की है, क्योंकि वो धर्म प्रधान है तो चित्र भी वहां पे धर्म प्रधान ही बनाए गए हैं। कहीं पे जैनियों के हैं, कहीं पे ब्राह्मणों के हैं। तो हर प्रकार के धर्म को मानने वाले, चाहे साधु हो या श्रद्धालु हो, सबने चित्र बनाए हैं। तो धर्म का प्रचार करने के लिए कला का आश्रय लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कला का विकास ही धर्म के साथ हुआ है। तो इस बात को आप समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। तो धर्म का कला के साथ घनिष्ठ संबंध है। चित्रकला ने धर्म को सौंदर्य और आकर्षण प्रदान किया है। बिल्कुल सही बात है, चित्रकला नहीं होती तो धर्म इतना सौंदर्य और आकर्षण नहीं होता। इसी प्रकार किसी भी देश की धार्मिक मान्यताएं, उसके पौराणिक देवता, उसके आचार विचार, उसकी नीति एवं परंपराएं वहां की कला में व्यक्त होती मिलती हैं। और भारतीय कलाकार ही कला संरचना के द्वारा धार्मिक आध्यात्मिक भावना को व्यक्त देता है। तो ये विशेषता है जो पृथक करती है हमारा टॉपिक। तो अन्य देशों की चित्रकला को विभक्त करती है, वहां से बिल्कुल हटके है, तो वह है धार्मिक और आध्यात्मिकता। ये भारतीय चित्रकला की विशेषता है जो हम पढ़ चुके हैं। भारतीय चित्रकला की दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें, अंतः प्रकृति से अंकन। अंतः प्रकृति से अंकन दूसरी विशेषता है जो अन्य देशों की मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण, गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। यानी कि उसके अंतर्मन, अंतःकरण, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या है, वो सब क्या है, गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। इसलिए और देशों की चित्रकला या वहां की कला से भिन्न है। अजंता की चित्रवालियों में, जो अजंता है वहां पे जो 30 गुफाएं हैं तो उनमें अलग अलग है, वो आप आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो अजंता की चित्रवालियों में वहां पे जो चित्र बने हैं, जंगल, उद्यान, पर्वत, प्रकृति, सरोवर, रंगमहल तथा कथा के पात्र सभी को एक साथ एक ही दृश्य में अंकित किया गया है। इसी प्रकार पद्मपाणि के चित्र में कुछ रेखाओं द्वारा गौतम बुद्ध की विचार मुद्रा का जो अंकन हुआ है वह दर्शनीय है। हर प्रकार की मुद्राओं को, अंतर प्रकृति की मुद्राओं को अंकन किया गया है। इस प्रकार भारतीय कलाकार ने एक स्थान में अनेक कालों, स्थानों अथवा क्षेत्रों की विस्तीर्णता को एक साथ ग्रहण करके व्यक्त किया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसकी विशेषता जो अन्य देशों की कला से भिन्न बनाती है। वो विशेषता है कल्पना, इमेजिनेशंस। कल्पना प्रियता भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। इमेजिनेशंस पे ज्यादा यहाँ पे चित्रकला बनाई जाती है। वह उसके आधार पर ही पली बड़ी, अतः उसमें आदर्शवादिता का उचित स्थान है। यूं भी भारतीय लोगों का मन यथार्थता की अपेक्षा कल्पना में अधिक रमा है। ये बिल्कुल आप भी जानते हैं इस चीज को। विदित है कि अनेक देवी देवता चाहे यथार्थ में अपनी सत्ता न रखते हो। यथार्थ में किसने देखा? किसी ने नहीं देखा है। भगवान कैसा दिखता है, क्या है, किसी ने वीडियो कॉलिंग नहीं की है, कोई पर्सनल नहीं मिला है, पर उसका कल्पना जगत स्वरूप अनेक हृदयों में निवास करता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक कल्पना में जो आपके सामने, जो आपके कमरे में जो देवी देवताओं के जो पोस्टर हैं, जो मूर्तियां हैं, वही हमारे माइंड में है। शिव जी का अगर नाम आता है तो हमारे माइंड में उनका स्वरूप आ जाता है। इमेजिनेशन से बनाया गया है, उसी को हम मानते हैं। हनुमान जी का आता है तो वही हम देखते हैं, वही हम टीवी सीरियलों में वही हमें दिखाई गया है। कल्पना, इमेजिनेशंस में वो सब चीज़ें हैं जो कि यथार्थ में हो ना हो, लेकिन हमारी कल्पना जगत में उनका, हमारे हृदयों में उनका निवास होता है। कल्पना का सर्वश्रेष्ठ रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए बुद्ध की जन्मांतर की कथाएं कल्पना प्रसूद ही हैं। जिस प्रकार सृष्टि का निरंतर सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु का शाश्वत नित्य, उसी क्रम में नटराज के स्वरूप को भारतीय कलाकार ने कल्पित किया है।
अभी जो हम भारत में जो देवी देवताओं के जो चित्र हम देख पा रहे हैं, तो इसको कल्पना जगत में उतारने का श्रेय अगर हम दें तो आधुनिक कलाकार राजा रवि वर्मा को देना उचित है। उन्हीं के परिणाम स्वरूप ही आज हम देवताओं का रूप देख पा रहे हैं। तो राजा रवि वर्मा का रूप है, जिन्होंने उनके रूप को इमेजिनेशंस के द्वारा हम तक रूबरू कराया है। अगला है प्रतीकात्मकता। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीकात्मकता, प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है जो किसी अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव या अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। तो आप समझिए, प्रतीकात्मकता मतलब होता है प्रतीक। ठीक, प्रतीक मत समझ रहे हैं आज, चिन्ह किस चीज का प्रतीक है आप समझ रहे होंगे। स्वास्तिक होता है, वो किसका प्रतीक है। कलश बना दिया, खुशहाली का, है ना। और आजकल बहुत सारे उसमें हम देखे काली पट्टी वाला, विद्रोह वाला, इस प्रकार से प्रतीक बना देते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। समर्पण करना है, प्रतीक उसका है। प्रतीक कला की भाषा होती है। सांकेतिक और कलात्मक दोनों प्रतीकों का अत्यधिक महत्व। जैसे स्वास्तिक जो मैं अभी बताया, सिंह, आसन, चक्र, मीन, श्रीलक्ष्मी, मिथुन, कलश, वृक्ष, दर्पण, पद्म, पत्र, वैजयंती आदि, ये सब प्रतीक हैं। इनका प्रयोग करके हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार नाग एवं जटाजुट में से निकलती जलधारा शिव का प्रतीक है। मोरपंख या मुरली अगर बना देते हैं तो ये प्रतीक हो जाता है कृष्ण का प्रतीक है, क्योंकि आप जानते हैं यूज वही करते थे। कमल पर स्थित श्री लक्ष्मी, कमल पर स्थित लक्ष्मी एक और संपन्नता का प्रतीक हो जाता है। जो तो दूसरी ओर पद्मासन पर विराजमान होकर भौतिकता से निर्लिप्त रहने का आशय प्रकट करती है। जल और कीचड़ से जुड़ा रहकर भी पद्म सदैव जल से ऊपर रहता है, उसके दलों पर जल की बूंदें नहीं ठहरती। आगे हम देख लेते हैं स्वास्तिक की 4 आड़ी खड़ी रेखाएं। जो आपने देखा होगा, स्वास्तिक की 4 लाइनें आड़ी खड़ी रेखाएं बनाते हैं, आपको बनाना आता है। चारों दिशाओं की 4 लोगों की आप ध्यान रखिए, डिटेल आप पहुंच रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। अभी तक आपको स्वास्तिक नहीं पता था, जिनको पता है बहुत बहुत खुशी की बात है, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। 4 दिशाओं की और 4 लोगों की 4 प्रकार की सृष्टि की तथा सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा 4 मुख वाले का प्रतीक है। समझ में आ गया। स्वास्तिक बनाते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। 4 दिशाओं का बनाते हैं, 4 लोगों का है, 4 प्रकार के सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। बहुत ही पवित्र, शुभ कार्यों के लिए यूज होता है। इसकी आड़ी और खड़ी 2 रेखाएं और उसके चारों सिरों पर जुड़ी 4 भुजाओं को मिलाकर सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक माना गया है, जो गति और काल का भी प्रतीक है। यूं भी कलाकार नए नए प्रतीकों को भी उपस्थित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए कलाकार ने बौद्ध धर्मों में बुद्ध की आकृति के स्थान पर कमल बना दिया था। बुद्ध की आकृति के स्थान पे कमल बना दिया था, यानी कि बुद्ध का स्थान पे कमल बना देने से ये प्रतीक बन जाता था। रंगों के द्वारा भी कलाकार ने प्रतीकात्मकता का आभास कराया है, यानी कि रंग आपने लगा दिया, उसका प्रतीक बन गया। ठीक, अजंता में चित्रित दर्पण देखते हुए स्त्री के शरीर में हरा रंग भरा गया, जो ताजगी का प्रतीक है। तो यहाँ पे अगर हरा रंग भर दिया तो वो हरा रंग है, वो प्रतीकात्मक, यानी कि प्रतीक किसका बन गया, ताजगी का। हरा रंग यहाँ पे आ गया, वो ताजगी का प्रतीक है। इसी प्रकार विष्णु और लक्ष्मी पुरुष तथा नारी के प्रतीक हैं। अब यहाँ विशेषताओं में हम पढ़ रहे हैं आदर्शवादिता। भारतीय चित्रकार यथार्थता की अपेक्षा आदर्श में ही विचरण करता है। वो संसार में जैसा देखता है वैसा चित्रण न करके, आदर्शवादिता समझ रहे होंगे आप, वैसा चित्रण न करके जैसा होना चाहिए वैसा चित्रण करता है। और जब जहां से चाहिए कि भावना का प्रादुर्भाव होता है तो वहीं से आदर्शवाद आरंभ हो जाता है। यानी कि चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा हो तो वो आदर्शवादिता है। समझ गए होंगे आदर्शवादिता, बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन है, बिल्कुल सरल है, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आदर्शवादिता जहां चाहिए वाली भावना होती है, ठीक है,
तो उसको आप कलाकार जब बना देता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आदर्शवाद की उत्पत्ति आदर्शवाद कहलाता है। राजा को कलाकार, ध्यान दीजिए, राजा को कलाकार आदर्श राजा के रूप में ही चित्रित करता है, प्रेमी को आदर्श प्रेमी के रूप में। इसी प्रकार बुद्ध ज्ञान देने वाले के रूप में आदर्श बन गए। अतः भिन्न भिन्न मतों में भिन्न भिन्न आदर्श हैं जो कलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं, ये भारत की विशेषता, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं जो अन्य देशों की चित्रकला से अलग करती हैं। मुद्राएं यहाँ पे बात कर रहे हैं, पोस्चर, यहाँ पे मुद्राएं की बात हो रही है, किस प्रकार की मुद्राएं हैं। भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला एवं नृत्य कला में मुद्राओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो यानी कि पोजीशंस, जो आजकल हम फोटो खींचते हैं उसकी जो पोजीशन हम अलग अलग देते हैं, तो वहाँ पे जो मुद्राएं होती थी वो भारतीय चित्रकला में, जो मूर्तिकला और नृत्य कला में जो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती थी। उन्हें आदर्श रूप प्रदान करने के लिए चमत्कारपूर्ण तथा अलंकारिक रूप प्रदान किए गए हैं। अलंकारिक यानी कि उनको सजाया गया है। आकृति की रचना कलाकार ने यथार्थ की अपेक्षा भाव अथवा गुण के आधार पर की गई है। मुद्राओं के विधान से आकृति की व्यंजना की गई है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अभिनय प्रकरण में अंगों तथा उपांगों के अलग अलग प्रयोगों द्वारा अनेक मुद्राओं का अवतरण किया है। ध्यान, विचार, संकेत, उपदेश, निकालना, पकड़ना, क्षमा, तपस्या, भिक्षा, त्याग, वीरता, क्रोध, प्रतीक्षा, प्रेम, विरह, एकाकीपन आदि मानव भावों को बड़ी ही स्वाभाविक मुद्राओं में दर्शाया गया। यानी कि हर प्रकार की मुद्राओं के लिए हर प्रकार के वहाँ पे जो सिचुएशंस होती थी उनके लिए, क्षमा के लिए अलग चित्र, तपस्या के लिए, भिक्षा के लिए, तो ये सब चीजें वहाँ पे मुद्राएं होती थी। तो ये भारतीय चित्रकला की विशेषता होती थी। क्रोध के लिए अलग मुद्रा, आपने देखा क्रोध के लिए आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, ये सब प्रतीक्षा के लिए अलग प्रकार के चित्र स्केच होते थे, बनाए जाते थे। ये सब मुद्राएं हैं। आप अच्छे पेंटर हैं, आप समझते होंगे। तपस्या के लिए अलग वातावरण तैयार किया जाता था, अलग प्रकार के चित्र होते हैं इसके। भिक्षा के लिए अजंता चित्रशैली में दर्शित आकृतियां अपनी भावपूर्ण नृत्य मुद्राओं के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मुगल राजपूत शैली में भी विविध नृत्य मुद्राओं के सुंदर भाव रूप का समावेश है। तो ये विशेषता है भारतीय चित्रकला की, आप समझ रहे हैं, साथ साथ एग्जाम के लिए भी समझ रहे हैं और साथ साथ खुद अपनी जो भारत की जो चित्रकला है उसकी जो विविधता है, जो महत्वपूर्ण है, जो उसकी विशेषताएं हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो भारतीय हैं। रेखा तथा रंग, ये भी विशेषता है, ध्यान रखिए। रेखा तथा रंग भारत की चित्रकला की विशेषता है जो अन्य देशों की, अन्य प्रांतों की कला से अलग करती है। डिफरेंट भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसने डाली है, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। तो कई बार आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला है, तो ऑप्शन दिए होते हैं 4, तो भारतीय चित्रकला हमेशा रेखा प्रधान ही है, चाहे वो प्रागैतिहासिक समय की अजंता एलोरा हो, सो वो सब रेखाएं हैं। मनोभावों, प्रागैतिहासिक काल से अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए रेखाओं का तो निर्माण किया गया था। चट्टानों पे, कोयले से, पत्थरों से, खरोच का जैसा भी है, रेखाओं के द्वारा ही वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, जो हमें आज भी दिखाई देते हैं। आदमगढ़ में हो, चाहे मिर्जापुर में हो, या पंचमढ़ी, भीमबेटका इत्यादि, या इत्यादि जगहों पे, तो रेखा प्रधान है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत, बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। ऑप्शन में रंग भी दिया रहता है, तो आप रंग में ना कीजिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूंगा। भारतीय चित्रकला को आप समझ में आ गया, भारत जहां पर लग गया वो रेखा, और चित्रकला है तो चित्रकला है रंग। ठीक है, अगर चित्रकला पूछेगा तो रंग करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, चित्रकला को आपको रंग करना है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो रंग होगा चित्रकला में, और भारतीय क्या आ जाएगा, रेखा आ जाएगा। बस इतना सा छोटा सा समझना है आपको। उसमें गति है, रेखाओं द्वारा ब्राह सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझ गए होंगे। है भारतीय चित्रकला की वो है अलंकारिकता, यानी कि सजावट। भारतीय कला में अलंकरण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भारतीय कलाकार ने सत्यम शिवम के साथ सुंदर की कल्पना की है, और इसीलिए सुंदर, अलंकारिकता यानी कि सुंदर तथा आदर्श रूप के लिए
वह अलंकरणों का अपनी रचना में प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए खंजन अथवा कमल के समान नेत्र, चंद्र के समान मुख, सुख चंचु के समान नासिका, कदली स्तंभों के समान जंघाई। इसी प्रकार भारतीय आलेखनों में अलंकरण का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। जैसे राजपूत मुगल चित्रों में हाशियों में फूल। देखो यहाँ पे एक और चीज है, राजपूत मुगल चित्रों में हाशियों में फूल बनाते थे। फूल, पत्तियों, पशु पक्षियों का अलंकरण मिलता है, यानी कि साइड में जो हाशिया होते थे। इसके अलावा अजंता बाग में अलंकृत चित्रावलियां मिलती हैं। उनके जो अजंता बाग में उसमें चित्रवलियां मिलती हैं, साइड साइड में अलंकृत चित्रवलियां, बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी वहाँ पे, जिसमें छतों में अलंकरण प्रमुख था। जो छतें में, चाहे आप जोगीमारा की छत में जाओ या बाग में देखो या अजंता में, तो छतों में भी बहुत सारे सुंदर चित्र यहाँ पे अलंकरण होता था। तो ये सारी विशेषताएं हैं भारतीय चित्रकला की, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। कलाकारों के नाम यहाँ पे हैं। प्राचीन काल के कलाकारों ने अपनी कृतियों में नाम अंकित नहीं किए हैं, तो यही थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है उनके द्वारा। चलो कोई नहीं, आपके लिए थोड़ा काम रह गया याद करने के लिए। अगर नाम होते तो थोड़ी दुविधा में पड़ जाते आप। कलाकारों के नाम नहीं थे उस समय, अंकित नहीं किए, किंतु राजस्थानी चित्र शैली में कहीं कहीं कलाकारों द्वारा चित्रित, देखो यहाँ पे थोड़ा काम बढ़ा दिया आपका, राजस्थानी चित्र शैली में कहीं कहीं कलाकार द्वारा चित्रित चित्र पर कलाकार का नाम अंकित किया हुआ मिलता है। नहीं, कहीं कहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मुगल शैली में तो चित्रों में कलाकार के नाम के साथ साथ चित्र में रंग किसने भरे, रेखांकन किसने किया इत्यादि तक लिखे। यहाँ पे थोड़ा एडवांस हो गए थे। और आज अगर हम आधुनिक की बात करें तो भाई हर चीज में नाम है, बिना नाम का तो कुछ है नहीं, ब्रांड बना दिया हर चीज में। तो ये है साहित्य पर आधारित ये सब विशेषताएं हैं। भारतीय चित्रकला साहित्य पर भी आश्रित रही है। चित्रकारों ने काव्य में वर्णित साहित्य के अनुरूप ही चित्रों का निर्माण किया है, यानी कवियों के द्वारा प्रतिपादित विषयों को ही चित्रकार ने अपने माध्यम के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया है, जिससे उनके स्वतंत्र अभिव्यक्ति उभर कर सामने आए। सामान्य पात्र, भारतीय कला में सामान्य पात्र विधान परंपरागत रूप में विकसित हुआ है, जबकि पाश्चात्य कला में व्यक्ति विशिष्ट का महत्व है। ठीक है, सामान्य पात्र सही अर्थों में आयु, व्यवसायिक अथवा पद के अनुसार पात्रों की आकृतियां तथा आकृति के अनुपातों का निर्माण करना है। तो भारतीय कला में अंग प्रत्यंग के माप एवं रूप निश्चित हैं। अंग प्रत्यंग के माप और रूप वहां पर निश्चित होते थे, और उन्हीं के अनुसार राजा, रंक, साधु, सेवक, देवता, स्त्री, किशोर, युवक, गंधर्व आदि की रचना की जाती थी। हर किसी का पूरा, यानी कि पूरा माप होता था, वो निश्चित था कि भाई राजा को, रंग को, साधु को कैसे किस नाप में बनाया जाए। तो समझ रहे होंगे आप। इसी प्रकार अनेक व्यवसाय के अनुसार उनके चित्र खड़े एवं बैठने की दिशा व स्थान भी निश्चित रहते थे कि भाई साधु को किस हिसाब से बैठना है, किस नाप का होना है, देवता का क्या नाप, क्या हिसाब, क्या स्थिति, स्त्री का क्या नाप, क्या हिसाब, क्या स्त्री, क्या, इस प्रकार से फिक्स था। सामान्य पात्र। अब यहाँ पे कला अध्ययन के स्रोत, तो कला अध्ययन के स्रोत हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है।